हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द इन्वेस्टिगेशन विद द ऑडिटिंग, वेरियस स्टेप्स दैट आर बीइंग फॉलोड इन इन्वेस्टिगेशन एंड thereafter some special issues while carrying out the investigation। ये तीन टॉपिक हमने इन्वेस्टिगेशन के मेन कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़े। देयर आफ्टर फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था। इन्वेस्टिगेशन इज प्राइमरीली classified in two categories. First one statutory investigation, second one non-statutory investigation. Statutory investigation, it is into the affairs of the company or investigation to inquire about the ownership of the company, जिसमें हमने सेक्शन 210, 212, 213 एंड 216 को कवर अप किया था। देयर आफ्टर स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन में ही हमने जो इंस्पेक्टर है उसकी पावर्स, उसकी रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट, उनको कवर अप किया। और दो टॉपिक जिसमें एक था स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और दूसरा जनरल अप्रोच, उसको कवर अप किया था। नाउ अब हम आज जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो है नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन का। नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन में तीन इन्वेस्टिगेशन है जिनको हमें कवर अप करना है। बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशंस है। नंबर एक, इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, उसको कवर अप करेंगे। नंबर दो, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, उसको कवर अप करेंगे। एंड देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स, उसको लेंगे। तीन टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और क्विकली हम इन तीनों टॉपिक को कवर अप करेंगे। इसमें ज्यादा एनालिसिस वाले पॉइंट्स है भी नहीं, बड़े सिंपल से टॉपिक हैं। फर्स्ट वन, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मींस एक पर्सन एक फर्म में पार्टनर बनना चाह रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, वो एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी एंड कंपनी। एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म, इसमें पार्टनर बनना चाह रहा है और इसके लिए उससे कैपिटल की डिमांड की गई है, लेट से 50 लाख रुपीस। गुडविल की डिमांड की गई है, लेट से 30 लाख रुपीस। जो इसको शेयरिंग दी जाएगी वो लेट से 20% की प्रॉफिट शेयरिंग है। नाउ मिस्टर एक्स वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है हमारे से, ये जानना चाहता है कि क्या उसको इस 20% की शेयरिंग के लिए इतना अमाउंट इस पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस इन्वेस्टिगेशन को करेंगे तो हम जो पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल्स हैं पिछले 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, एज द केस में भी, हम उनको एनालाइज करेंगे, पार्टनरशिप डीड को स्टडी करेंगे, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को देखेंगे, पार्टनरशिप फर्म में कौन से की पर्सन्स काम कर रहे हैं, क्यों ये फर्म एक नए पर्सन को एडमिट करना चाह रही है, क्या चैलेंजेस है जो फर्म का बिजनेस है उसके सामने। तो इन सारी चीजों को हमें इन्वेस्टिगेट करना है और एक रिपोर्ट बना करके सबमिट करनी है मिस्टर एक्स को कि वेदर इट विल बी एडवाइजेबल और नॉट टू इन्वेस्ट so much amount to become a partner in ABC and company. So first one, purpose, किस पर्पस के लिए इनकमिंग पार्टनर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? टू नो वेदर द टर्म्स ऑफर टू हिम आर रीजनेबल, 20% की प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कुछ ना कुछ बात होगी।
सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, इसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे। तो जिन टर्म्स पर उसको पार्टनरशिप ऑफर की जा रही है, क्या वो रीजनेबल है, कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट रिकॉर्ड्स, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, personal capability of existing partners of the firm. And number two, to ascertain whether the capital to be contributed to the firm would remain safe and will be applied usefully. इन पर्पस के साथ इनकमिंग पार्टनर इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी हमें दे सकता है। ओके, while carrying out the investigation, what are the key points that we needs to take care of? To ascertain the history of the firm since inception and growth of the firm. यही चीज आपको ध्यान हो तो ड्यू डिलीजेंस के अंदर भी हमने पढ़ी थी कि ये फर्म कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी, क्या इसके इनिशियल बिजनेस वर्किंग थी, किस एक्टिविटी के साथ इन्होंने स्टार्टअप किया था, एंड ओवर द टाइम पीरियड क्या ग्रोथ इन्होंने ऑब्जर्व की हुई है। स्टडी द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड particularly in a relation to composition of partner, capital contribution, their drawing rights, retirement benefits, job responsibilities, etc. Scrutiny of the record of profitability, पिछले 3 सालों के 5 सालों के प्रॉफिट्स, उनको के ट्रेंड को चेक करिए, क्या प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट्स ट्रेडिंग प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स अर्न हुए हैं। एग्जामिनेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन टू डिटरमाइन कितने टेंजिबल असेट्स हैं, कितने इंटेंजिबल असेट्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यूज क्या हैं। टू डिटरमाइन द टेंजिबल असेट्स, इन्वेस्टमेंट, intangibles including contingent liabilities and pending tax assessment. Assess position of orders at hand. अभी इन हैंड्स कितने सेल्स के ऑर्डर फर्म के हैंड्स में है। रेंज एंड क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेल शुड बी थॉरोली एग्जामिन, कि किन पर्सन्स के साथ डीलिंग की जा रही है, क्लाइंटेल क्या है, कि रिटेल में सेल करते हैं, होलसेल में सेल करते हैं, होलसेल के अंदर बिजनेस डीलिंग करते हैं, तो इनके मेजर कस्टमर्स कौन से हैं। स्क्रूटिनाइज द टर्म्स ऑफ लोन फाइनेंस टू असेस इट्स यूजफुलनेस एंड इंप्लीकेशंस फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, कि यदि फर्म ने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं तो एट प्रेजेंट उनकी क्या पोजीशन है, और लोन ले रखे हैं तो क्या पास्ट में उन लोन्स की रीपेमेंट प्रॉपरली की गई है। स्टडी द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस, यदि फर्म की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशंस है, उनको चेक करिए, एंड एट द सेम टाइम ascertain whether the cash is available with the entity or in future, कि ये जो फर्म है ये इतना कैश जनरेट कर पाएगी कि अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज को, लीगल लायबिलिटीज को टाइमली पे कर पाए। इट मे बी द केस दैट the firm had standing agreement with the employees regarding salary, wages, bonus, gratuity and other incidental benefits. Study the composition and quality of key personnel that are being employed by the firm, and यदि उनमें से कोई पर्सन छोड़कर जा रहा है, what are the reasons कि एक जो की मैनेजरल स्टाफ है वो छोड़कर जा रहा है और उसके ऑल्टरनेट क्या अवेलेबल है। रीजंस फॉर द ऑफर ऑफ एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर, कि आप एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। द रीजन माइट बी कि कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो ऑब्जेक्टिव है कि एक नए पर्सन को फर्म एडमिट कर रही है, उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही एक ऑब्जेक्टिव हो और फर्म ओवरऑल इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ना हो, या फिर इस तरीके से काम किया जा रहा हो कि फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन्होंने प्लान बनाया, एक एक करके हम निकलते हैं और नए पार्टनर को एडमिट कर देते हैं, और होगा क्या कि धीरे धीरे करके जो पुराने पार्टनर हैं वो निकलते चले जाएंगे, नए पार्टनर एडमिट हो जाएंगे और ये फर्म उसके बाद नए पार्टनर चलाते रहें। तो यदि इस तरीके की कुछ चीजें हैं, देन असर्टेन द रीजंस,
कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और यदि ऐसा किया जा रहा है तो क्या ऐसी फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। Appraisal of record of capital employed and the rate of return, that means return on capital employed. Manner of computation of goodwill, and examine whether any special provision exists in the partnership deed to allow admission in future a new partner. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें परफॉर्म करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये एक की पॉइंट्स हैं जो स्टडी मटेरियल ने बताए हुए हैं, बट इसके अलावा आप कोई भी और सिमिलर नेचर के पॉइंट्स को अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के अंदर कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन इसका एग्जाम में तो कभी नहीं आया, अप्रैल 18 के मॉक टेस्ट पेपर में एंड मई 2020 के मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड while conducting investigation on behalf of an incoming partner. So ये था हमारा एक टॉपिक वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन का, कि जब एक इनकमिंग पार्टनर जिस फर्म में वो एडमिट होना चाह रहा है, जिस फर्म में वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, उस फर्म के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करा रहा है टू असर्टेन कि जो कैपिटल मुझसे डिमांड की गई है क्या वो सेफ है, जिन टर्म्स पर मुझे एडमिट किया जा रहा है क्या वो टर्म्स रीजनेबल हैं। तो ये पॉइंट्स हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कवर अप करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट है। चलिए, इसके बाद सेकंड इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक फॉर द एडवांसेस। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने अप्रोच किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और अप्रोच किस लिए किया, एक प्रोजेक्ट फाइनेंस कराना चाहते हैं। प्रोजेक्ट कितने रुपए का है, प्रोजेक्ट है 50 करोड़ रुपीस का। इसके लिए उन्होंने कहा एसबीआई को हमें फंड्स चाहिए, आप हमें क्या फंड्स ग्रांट कर पाएंगे, एडवांस लोन दे पाएंगे। कुछ उन्होंने टर्म लोन की डिमांड की, कुछ कैश क्रेडिट लिमिट की डिमांड की, कुछ बिल्स परचेज्ड और बिल्स डिस्काउंटेड लिमिट्स की डिमांड की। नाउ बैंक जानना चाहता है क्या एक्स लिमिटेड एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके लिए इनको पैसा चाहिए, इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अब तक क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, ये रीपेमेंट कैसे करेंगे, क्या सिक्योरिटी ये हमें ऑफर कर रहे हैं जिसमें यदि रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट है तो उस सिक्योरिटी को लिक्विडेट कराकर उस सिक्योरिटी से अपने लोन की रिकवरी करवाई जा सके। तो डिफरेंट पर्पस के साथ बैंक एक इन्वेस्टिगेशन असाइनमेंट दे सकता है। नाउ अब जब ये प्रपोजल एक्स लिमिटेड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्होंने मिस्टर एक्स, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको इन्वेस्टिगेशन दे दी और कहा आप इन्वेस्टिगेट करिए इनटू द अफेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड और हमें बताइए क्या ये लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो एसबीआई उन्होंने अपना पर्पस बताया। अब मिस्टर एक्स ये क्या करेगा, ये कंपनी की मार्केटेबिलिटी, कंपनी की गुडविल, कंपनी की हिस्ट्री, इन सब चीजों को एनालाइज करेगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स 3 साल के 5 साल के उनको चेक करेगा, इंपॉर्टेंट रेशियोज को डिटरमाइन करेगा, डेट इक्विटी रेशियो को देखेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियोज, इन सब चीजों को एनालाइज करके अपनी एक रिपोर्ट बना करके बैंक को देगा, जिस रिपोर्ट के बेसिस पर बैंक को मदद मिलेगी टू इन टेकिंग अ डिसीजन वेदर द लोन इज टू बी ग्रांटेड और नॉट, क्या लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन जनरल ये तो आपने अपनी आर्टिकलशिप में देखा भी होगा कि काफी जगह पर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक के डीएसए की फॉर्म में भी काम करते हैं, जहां पर वो बैंक को इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करके देते हैं। जितने प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें से मेजॉरिटी बैंक्स इन्होंने
जो एडवांसेस की इन्वेस्टिगेशन का काम है वो आउटसोर्स किया होता है और उसमें से काफी काम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के पास ही होता है जहां तक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की एग्जामिनेशन की बात होती है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, द वेरियस पर्पस जिसके लिए बैंक इन्वेस्टिगेशन की बात कर सकता है। नंबर 1, व्हाट आर द रीजंस फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रीपेमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी यदि बोरोवर लोन की रीपेमेंट करने में फेल हो जाता है, कोई डिफॉल्ट करता है तो। नाउ जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एज टू नंबर 1, किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में एक प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स आइटम, कोई आइटम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना है। नंबर 2, मैनर इन विच द बोरोवर प्रपोज टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ लोन। उन्होंने कहा 50 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है, 30 करोड़ रुपए हमें मशीनरी परचेज के लिए चाहिए, 10 करोड़ रुपए हमें वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट के लिए चाहिए, 10 करोड़ रुपए की लिमिट हमें बिल्स परचेज और बिल्स डिस्काउंटिंग की चाहिए। ओके, मैनर आ गया। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, आप रीपेमेंट करेंगे कैसे, इसके लिए आप एक्स लिमिटेड से पूछेंगे। एक्स लिमिटेड ने कहा हम 10 साल का लोन चाहते हैं और हम इसमें लोन की रीपेमेंट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में करेंगे, या इन्होंने कहा प्रिंसिपल जितना है उसको 10 इयर्स 120 मंथ से डिवाइड कर दो, तो ये एक इंस्टॉलमेंट हो गई, प्लस इंटरेस्ट जितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा वो हम मंथली बेसिस पर पे करते रहेंगे। तो रीपेमेंट का एक शेड्यूल दिया जाएगा कि हम मंथली पेमेंट करेंगे, क्वार्टरली पेमेंट करेंगे, हाफ ईयरली पेमेंट करेंगे, या इनिशियल लेवल पर कि आप रीपेमेंट्स हमसे कम लीजिए, धीरे धीरे रीपेमेंट्स के अमाउंट को बढ़ाते चले जाइए, ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन सबमिटेड बाय द बोरोवर, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और देखना है कि जो शेड्यूल सबमिट किया गया है रीपेमेंट का, क्या वो वायबल नजर आता है, क्या कंपनी फ्यूचर में इतना कैश जनरेट कर पाएगी जिससे वो अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट्स को रीपे कर पाए। पर्टिकुलरली द अजम्पशंस मेड देयर इन रिगार्डिंग अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी अर्न्ड इन कैश, और कितना कैश फ्यूचर में अवेलेबल होगा फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। और ऑडिट और इन्वेस्टिगेटर को एग्जामिन करना है कि जो एग्जम्पशंस ली गई है, हम इतनी सेल कर पाएंगे, इतना हमारा खर्चा होगा, इतना डेप्रिसिएशन, इतना कैश जनरेट होगा, क्या वो अजम्पशंस वेदर दे आर रीजनेबल एंड वैलिड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। देयरआफ्टर फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन, जो कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है बैंक में, उसकी एट प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और मार्केट में उसकी गुडविल क्या है, मार्केट में वो कहां स्टैंड करती है। ऑथराइजेशन अंडर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक, ऑथराइजेशन होना जरूरी है। History of growth and development of the company and its performance over past few years, that might be 3 years, 5 years, 7 years as seems suitable, जो बैंक के नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। जनरली बैंक अपना एक नॉर्म्स फिक्स करके रखते हैं क्रेडिट अप्रेजल का, कि हम 3 इयर्स को इंक्वायर करेंगे या 5 इयर्स को इंक्वायर करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट अप्रेजल नॉर्म्स ऑफ द बैंक, जो इन्वेस्टिगेटर है वो कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसकी एनालिसिस करेगा ओवर 3 ईयर और 5 इयर्स। ये तो बात हुई कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन, बहुत सिंपल से पॉइंट है, प्रेपरेशन ऑफ ए कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट, पिछले 3 साल की या 5 साल की एक इनकम स्टेटमेंट बनाइए from P&L account for the previous 5 year, showing separately therein the various items of income, expense, gross profit, net profit, taxes paid. Object क्या है? To determine trends of profitability, growth of profitability. पिछले 3 साल में, 5 साल में प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड क्या रहा है।
पर्पस इज टू ascertain द स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ रेलिवेंट रेशियोज, ये बड़ी सारी की फाइनेंशियल रेशियोज हैं, लाइक सेल टू एवरेज स्टॉक हेल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, इक्विटी टू फिक्स्ड असेट रेशियो, करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटी करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इक्विटी टू लॉन्ग टर्म लोन, सेल टू बुक डेट दैट इज डेटर टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। वेरियस रेशियोज को कंप्यूट करिए, और रेशियो ये ऐसा नहीं है कि आप एक ईयर की रेशियो को निकालें, लेट्स से 2019-20, 2018-19, 2017-18, पिछले 3 साल की रेशियोज को निकालकर फिर देखिए उसमें क्या ट्रेंड निकल कर सामने आ रहा है। ब्रेकअप ऑफ एनुअल सेल प्रोडक्ट वाइज टू शो देयर ट्रेंड, शेड्यूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या क्या मेन असेट्स हैं उनका एक शेड्यूल बनाइए, एंड एंश्योर वेदर द असेट्स एग्जिस्ट, वेदर द असेट्स आर ओन्ड बाय द क्लाइंट, वेदर द असेट्स आर बीइंग प्रॉपरली वैल्यूड एंड असेट्स आर एडिक्वेटली इंश्योर्ड। लायबिलिटीज टू डिटरमाइन प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस एंड एंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल लायबिलिटीज, हिडन लायबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। जैसे अब ये असेट्स लायबिलिटी आपको ध्यान हो तो जब हमने ड्यू डिलिजेंस का टॉपिक किया था तो उसके अंदर भी ऐसा ही एक टॉपिक था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड द हिडन लायबिलिटीज का। तो ये जो हमारा टॉपिक है इन रिलेशन टू इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक फॉर ग्रांटिंग एडवांसेस, बहुत एक जनरल टॉपिक है जिसमें हमने नंबर 1 पर्पस की बात की, नंबर 2 कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की, एंड देयर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात की। इसका क्वेश्चन नवंबर 18 की आरटीपी में इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, और एग्जाम में मई 18 में ISBN बैंक लिमिटेड अपॉइंट्स यू टू इन्वेस्टिगेट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक देम फॉर एडवांसिंग लोन टू मैसर्स डस्ट लिमिटेड, व्हाट इंफॉर्मेशन एंड फैक्टर्स यू विल इंक्वायर इन। तो इसमें आपको ये पॉइंट्स हैं जो कवर अप करने हैं। ये हो गई हमारी दूसरी इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक फॉर एडवांसेस। नाउ अब इसके बाद फिर आता है तीसरा पार्ट हमारा और लास्ट पार्ट इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं। मैं पहले आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स का। इसके अंदर हमें 3 टॉपिक को कवर अप करना है। पहला हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, जिसमें आप जो फ्रॉड्स की वेरियस टाइप्स है, पर्सनल गेन के फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स एंड फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल, इन 3 फ्रॉड्स को कवर अप करेंगे। देयर आफ्टर फिर हम टॉपिक कवर अप करेंगे वेज फॉर कमिटिंग द फ्रॉड्स, कैसे फ्रॉड्स कमिट किए जा सकते हैं इन रिलेशन टू डेटर लेजर, in relation to supplier ledger, in relation to cash book, in relation to inventory, and what are the various steps to be followed in investigation of frauds। फ्रॉड्स की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, और वो एक एक इन्हीं के रिलेशन में हमें कवर अप करने होंगे कि कैसे फ्रॉड किए जा सकते हैं। जब हमें इसका आइडिया होगा हाउ द फ्रॉड्स कैन बी कमिटेड, देन कैसे उन फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है
तो अकॉर्डिंगली उसके स्टेप्स को भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रॉड की, जिसके अंदर अगेन हम 3 लेवल के ऊपर फ्रॉड की बात करेंगे। एक तो फ्रॉड हो गया पर्सनल गेन, जिसमें सबसे मेन आ गया ब्राइब, रिश्वत। दूसरा हो गया फ्रॉड एट कॉरपोरेट लेवल, जहां पर कंपनी फ्रॉड कर रही है। और कंपनी फ्रॉड कैसे कर सकती है? डमी कंपनीज बनाकर, शेल कंपनीज बनाकर, एडवांस बिलिंग करके, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के थ्रू, एंड तीसरा है फ्रॉड एट द ऑपरेशनल लेवल, जहां पर एम्प्लॉइज फ्रॉड कर रहे हैं। ऑपरेशनल लेवल के ऊपर फ्रॉड डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, जैसे एक पर्सन टीमिंग एंड लीडिंग का फ्रॉड कर रहा है, या फिर फ्रॉड दूसरे लेवल पर कि कोई चीज बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, कैश सेल्स के रिलेशन में फ्रॉड हो गया, या बुक्स में रिकॉर्ड कर दी उसके बाद उसका डिस्काउंट दिखा करके कुछ हेरा फेरी कर दी। तो बहुत सारी टाइप्स हैं जो ऑपरेशनल लेवल पर की जा सकती हैं। फेक एक्सपेंडिचर दिखा दिए, फेक बिलिंग के थ्रू कंपनी के एसेट्स को मिसअप्रोप्रिएट कर दिया। तो पहला टॉपिक तो हम कवर अप करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रॉड का। ये टॉपिक तो बेसिकली आपका इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है। जो इंटरमीडिएट के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ा करते थे, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके अंदर ये टॉपिक आता था। बट फाइनल के अंदर भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम पूरा डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। नंबर 1, फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन। मेरा क्या फायदा होगा, उसकी टाइप आ गई ब्राइब, रिश्वत। These are related to contract fraud or procurement fraud and are out of books transaction. Say for example, एक कंपनी ने सामान खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, तो उन्होंने टेंडर इनवाइट करे। नाउ अब जो परचेज मैनेजर है वो जानता है किस किस पर्सन ने टेंडर दिए। नाउ अब उसने क्या किया, उनमें से एक पर्सन को अप्रोच किया और कहा मैं आपके टेंडर को सेलेक्ट करवा दूंगा और आपको ये ऑर्डर दिलवा दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा। अब दूसरा पर्सन जो सप्लायर है वो माल सप्लाई करेगा कंपनी को, तो डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेगा। तो उसने सोचा मैं परचेज मैनेजर को कुछ दे देता हूं, और उसने परचेज मैनेजर को कहा कि जितने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उसका 5% तुम्हारा हिस्सा। तो ये जो फ्रॉड किया गया बाय द परचेज मैनेजर, कंपनीज की जो सप्लाईज आ रही हैं, परचेजेस आ रही हैं, उसका टेंडर दिलवाने के लिए। फॉर आइडेंटिफाइंग सच फ्रॉड्स, ऑडिटर या इन्वेस्टिगेटर नॉर्मली कंडक्ट्स ए प्रोप्राइटरी ऑडिट, कि जो ट्रांजैक्शन की गई है उस ट्रांजैक्शन की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या जेन्युइननेस है, किसने इस ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज किया, सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस ज्यादा होता है। नंबर 2, कॉर्पोरेट फ्रॉड। कॉर्पोरेट फ्रॉड के अंदर 3 मेन कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 एडवांस बिलिंग, नंबर 2 डमी कंपनीज, एंड नंबर 3 मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। एडवांस बिलिंग ये क्या है? एडवांस बिलिंग वो अरेंजमेंट है जहां पर इन एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स आप अभी सेल्स दिखा देते हैं फेक इनवॉइस बना करके कि फ्यूचर में सेल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है कि आप अपनी टर्नओवर रेवेन्यू दिखाना चाह रहे हैं फाइनेंसर्स को, इन्वेस्टर्स को, जबकि एक्चुअल सेल्स नहीं हुई है। ओनली इन एंटीसिपेशन ऑफ सेल्स आपने रेवेन्यू दिखा दिया है, दैट इज रॉन्ग। नंबर 2 शेल कंपनीज, डमी कंपनीज, कंपनी के प्रॉफिट्स को डाइवर्ट करना डमी कंपनीज को। कंपनी ने लोन लिया बैंक से और बाद में उस लोन की पेमेंट किसी दूसरी कंपनी को कर दी। हाँ, इससे हमने असेट्स खरीदे, असेट्स कुछ आया नहीं, और वो दूसरी कंपनी कौन है? इट इज अ शेल कंपनी, डमी कंपनी। तो डमी कंपनीज को बनाया गया, इनकॉर्पोरेट कराया गया। ऑब्जेक्ट क्या है कि कंपनी के फंड्स को डाइवर्ट करना डमी कंपनीज के थ्रू, शेल कंपनीज के थ्रू, जिनका अपना एक्चुअल में कोई बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन ये एंटिटीज नहीं करती हैं।
और तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, जहां पर कंपनीज मेनली कैश की ट्रांजैक्शंस में डील करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। जैसे आपने कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में पढ़ा है मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंदर जो डिफरेंट लेयर्स आ जाती है इंटीग्रेशन की, प्लेसमेंट स्कीम। तो यदि एक एंटिटी अपने आप को मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में एंगेज करती है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली उनका ऑब्जेक्ट है क्या? कैश की मैनिपुलेशंस, कैश की एडजस्टमेंट्स कराना। तो एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर 3 मेजर फ्रॉड की एक्टिविटीज हो सकती हैं। नंबर 1 एडवांस बिलिंग, नंबर 2 डमी कंपनीज एंड नंबर 3 मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। एडवांस बिलिंग, a situation where fictitious sales are booked. fictitious means actual सेल नहीं हुई है और आपने उनको बुक कर दिया, मतलब बुक्स में, रिकॉर्ड में आपने उनको एंट्री कर दी इन एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल सेल, एंटीसिपेशन रिजल्टिंग इन मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू टू मिसलीड द फाइनेंसर्स एंड द स्टेक होल्डर्स। शेल कंपनीज और डमी कंपनीज, फिक्शिशियस कंपनीज बनाई गई हैं और आप उन फिक्शिशियस कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं या अपने फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द मेन कंपनी। दिस में इन्वॉल्व फिक्शिशियस बिल which are used in the name of dummy companies diverting the funds that are taken from the bank and the financial institution। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया एक्स लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड ने कहा हमें एक मशीन खरीदनी है। मशीन किससे खरीदनी है? वाई लिमिटेड नाम की कंपनी से। और वाई लिमिटेड के साथ कुछ अरेंजमेंट, कुछ पेपर वगैरह दिखा दिए गए। वाई लिमिटेड एक्चुअल में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करती, रादर ये कोई मशीन बेचती भी नहीं है, लेकिन वाई लिमिटेड से एक प्राइस क्यूटेशन ले ली। एक्स लिमिटेड ने ये क्यूटेशन एसबीआई को दे दी कि हम इससे ये अमाउंट, इससे ये मशीनरी खरीद रहे हैं, 2 करोड़ का हम इसको एडवांस दे चुके हैं, आप हमें फंड दीजिए, हम इनसे मशीनरी खरीदेंगे। तो लोन ले लिया एसबीआई से एक्स लिमिटेड ने और एक्स लिमिटेड से आगे फंड डाइवर्ट हो गए वाई लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड इज अ डमी कंपनी। Third one, money laundering activities. The companies with extensive cash handling and inadequate identification process कि ये पैसा आया कहां से है, ये पैसा देने वाला पर्सन कौन है, रेमिटर कौन है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, पैसा देने वाला पर्सन कौन है, किस कहां से ये कैश आ रहा है, सोर्स ऑफ मनी कौन है, नहीं पता चल रहा, दैट मीन्स कंपनी इज ससेप्टिबल टू द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। सो 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है इसके ऊपर। हाउ द ए कॉर्पोरेट एंटिटी कैन इंडल्ज इन वेरियस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एट कॉर्पोरेट लेवल। इसके बाद फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल। अब जब एम्प्लॉइज के लेवल पर, अब ये फ्रॉड कंपनी ने नहीं, रादर कंपनी के एम्प्लॉइज ने किया। जैसे टेम्परिंग ऑफ चेक ड्राफ्ट्स, लाइक कंपनी के नाम पर चेक आया एक्स लिमिटेड, उसको टेम्पर कर दिया गया और यहां पर कुछ और, लेट से इसी की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस तरीके से कुछ टेम्परिंग करके एक्स लिमिटेड को किसी भी तरह से इरेज करके इसकी जगह पर किसी ने अपना नाम लिख लिया, मिस्टर ए, इस तरीके की कोई भी चीजें जहां पर आपने टेम्परिंग की है, जो जिस नाम पर, जिस पर्सन के नाम पर यह चेक इशू हुआ था उसके नाम को टेम्पर करके किसी दूसरे पर्सन के नाम को लिख दिया गया। वैसे तो जनरली इस तरीके के यदि चेक का या ड्राफ्ट की टेम्परिंग होती है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, बट समटाइम्स इट मे हैपन कि ये जो टेम्परिंग है ये बैंक ऑफिशियल्स की नजर में नहीं आती, हो गया फ्रॉड, कंपनी का पैसा था किसी और के नाम पर चला गया। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? ऑनलाइन पेमेंट्स करिए। टेम्परिंग ऑफ चेक्स, पेई का नेम ऑल्टर कर देना, चेक्स बनाना लेकिन वो चेक इशू ही ना करना पेई को, दे आर द मेथड्स दैट मे लीड टू falsification of accounts।
online payments generally are considered a transparent mechanism to prevent the above frauds. Off book of frauds. Off book means किताबों तक तो पहुंचे ही नहीं. लाइक कंपनी के अपने रिटेल आउटलेट्स हैं सेल के, जहां पर कैश में सेल होती है. सेल हुई, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई. जो सेल हुई है 50 लाख की, दिखा दी गई 30 लाख की. दैट इज व्हाट 20 लाख रुपीज मिसअप्रोप्रिएट हो गए, बुक्स तक पहुंचे ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुए. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द कैश before being recorded in the books or before the sale is recorded in the books. These frauds are difficult to unearth. ऐसे frauds को हम locate मुश्किल से कर पाएंगे because cash collection is taken off before the accounting entries are made in the books of account. Cash misappropriation. अब आपने accounting entries तो कर दी, लेकिन उसके बाद misappropriation हो गई कैश की. कैसे? आपने अकाउंटिंग को डिले किया, डिले अकाउंटिंग, और इसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल नहीं बना रखे. बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया और कहा बैंक में जमा कराया, जबकि बैंक में जमा नहीं कराया और बैंक रिकंसिलिएशन की नहीं गई 3 महीने तक. टीमिंग एंड लेडिंग, इस फ्रॉड को भी आपने पढ़ रखा है. एक्स का पैसा जेब में, वाई का पैसा एक्स के खाते में, जेड का पैसा वाई के खाते में, ए का पैसा जेड के खाते में. कि आप करते क्या है, एक पर्सन से पैसा आया, उस पैसे को तो मिसअप्रोप्रिएट कर दिया. अब इसका पता ना चले तो किसी और से आया, किसी और डेटर ने पैसे दिए, पहले वाले के, थर्ड ने दिए सेकंड के खाते में, फोर्थ ने दिए थर्ड के खाते में. तो इस तरीके से एम्प्लॉइज टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड के थ्रू कंपनी के फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट कर सकते हैं. दिस इज अचीव्ड थ्रू कैश डिपॉजिट्स और द चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर being overlapped with the collections from subsequent customers and divert the funds to personal accounts. Fraud disbursements. Fraud disbursement, fake invoice, डुप्लीकेट बिल, डमी बिल्स, फिक्शिशियस बिल लेकर उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी गई. Either by issuing or submission of false bill, पर्सनल एक्सपेंस का बिल ऑफिशियल एक्सपेंस में कन्वर्ट करके दिखा दिया गया. एक्सपेंस रिम्बर्समेंट बिल्स, वही है, पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस पर्पस के लिए दिखाकर उसकी रिम्बर्समेंट क्लेम कर ली. पेरोल फ्रॉड, एम्प्लॉइज है नहीं और आपने दिखा दिया गया इतने एम्प्लॉइज को पेमेंट की. पेमेंट टू नॉन एग्जिस्टेंट एम्प्लॉइज शोइंग हायर पे देन एक्चुअल डिसबर्समेंट टू एम्प्लॉइज. कमीशन स्कीम्स, यदि एम्प्लॉइज को कमीशन पे किया जाता है, मान लीजिए 2 एम्प्लॉइज हैं एक्स और वाई, इनको कहा गया अप टू 1 लाख की सेल पर 10% का कमीशन है, 1 लाख से 5 लाख की सेल पर 12% का कमीशन है, 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 15% का कमीशन है और 10 लाख से ऊपर की सेल पर 20% का कमीशन है. अब मान लीजिए, अब ये जो 2 एम्प्लॉय हैं एक्स और वाई, एक्स इसने सेल की 9 लाख रुपीस की, वाई इसने सेल की 4 लाख रुपए की. 9 लाख रुपीस ये आ गया 15% के स्लैब में, 4 लाख ये आ गया 12% के स्लैब में. लेकिन यदि वाई ने अपनी सेल्स की रिकॉर्डिंग एक्स के खाते में शिफ्ट कर दी, मान लीजिए, तो होगा क्या, एक्स की सेल कितनी आ गई 13 लाख, कमीशन कितना आ गया 20% का, दोनों को फायदा होगा. तो ऐसी कमीशन स्कीम्स में जनरली एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज के साथ मिलकर अपनी सेल्स की फिगर को डाइवर्ट कर देता है दूसरे एम्प्लॉयज के खाते में. एक्स एग्रीगेटिंग द सेल्स थ्रू द फिक्शिशियस बिलिंग टू अर्न हायर कमीशन or alter the sales prices of the product sold from those stipulated by the company or share the
सेल्स वॉल्यूम अचीव्ड विद अदर एम्प्लॉइज टू शेयर हाई कमीशन। तो ये जो एग्जांपल्स हैं फ्रॉड के, आपको लर्न करने हैं, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसके ऊपर। टोटल कितनी कैटेगरीज हैं? 3। फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन, फ्रॉड एट कॉर्पोरेट लेवल, फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल। 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन कॉर्पोरेट लेवल फ्रॉड के ऊपर आ सकता है। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऑपरेशनल लेवल फ्रॉड के ऊपर आ सकता है। ये टॉपिक सीम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट वन, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो बात अलग है कि अभी तक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं आया है। और वो क्यों नहीं आया? क्योंकि जब ये नया स्टडी मटेरियल 2018 में इंस्टीट्यूट ने निकाला था न्यू सिलेबस के अंदर, तब इन्होंने इस टॉपिक को ऐड किया था। पहले ये स्टडी मटेरियल के अंदर ये टॉपिक था ही नहीं। ये हो गया हमारा फ्रॉड्स की टाइप्स। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक तो बड़ा आसान है, इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है, जिसके अंदर आप कैसे फ्रॉड किया जा सकता है एंड हाउ टू इन्वेस्टिगेट वेरियस काइंड ऑफ फ्रॉड, इनको हम कवर अप करेंगे। मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूं पहले, कैश रिसीट। देखिए इसमें किस तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है, उसके कुछ यहां पर मीन्स बताए गए हैं, एंड देयर आफ्टर हाउ द कैश रिसीट्स आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड, फिर हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1, issuing a receipt for full amount collected, entering lesser amount on the counterfoil। जैसे मान लीजिए एक 10,000 रुपए की पेमेंट आई। किससे पेमेंट आई? मिस्टर एक्स से। जब आपके पास ये पेमेंट आती है तो रिसीट इशू की जाती है और उसकी एक कार्बन कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी कंपनी के रिकॉर्ड में होती है। ओरिजिनल रिसीट जिस पर्सन ने मनी दी है पेयर, उसको दे दी जाती है। तो ओरिजिनल रिसीट वो तो 10,000 रुपए की दी गई, किसको? एक्स को। लेकिन जो कार्बन कॉपी थी उसमें ये अमाउंट 8,000 रुपए का दिखाया गया, और जो डिफरेंस है 2,000 रुपए, उसे ईदर इन द नेम ऑफ रिबेट और इन द नेम ऑफ डिस्काउंट और इन द नेम ऑफ बैड डेट बुक्स में रिकॉर्ड करके अकाउंट को स्केयर ऑफ कर दिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? ठीक, एक्स उसने 10,000 रुपए दिए, उसको पूरी रसीद मिल गई, कंपनी के खाते में 8,000 आए और 2,000 आए, अकाउंटिंग एंट्री भी पूरी हो गई और 8,000 कैश जमा हो गया और 2,000 रुपए ये कंपनी में रिबेट दिखा दी गई। ये रिबेट एक्चुअल में कोई रिबेट नहीं है, ये तो एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है। नंबर 2, शोइंग अ लार्जर कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड। डिस्काउंट दिया गया 1,000 का, दिखाया गया 1,800 का, कैश आया है कंपनी में 9,000 का, रिकॉर्ड हुआ 8,200 का। एडजस्टिंग अ फिक्शिशियस क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर द गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न हुए किससे? एक कस्टमर ने गुड्स वापिस भेजे। अब मान लीजिए उसने गुड्स तो वापिस भेजे 10,000 के, 10,000 के गुड्स वापिस भेजे, और मान लीजिए टोटल सेल थी 40,000 रुपए की। 10,000 के गुड्स उसने वापिस भेजे तो उसने पेमेंट कितने की करनी है? 30,000 रुपए की उसने पेमेंट करनी है। अब 10,000 के गुड्स वापिस भेजे, हमने यदि इसको दिखा दिया कि आपने 18,000 के गुड्स वापिस भेजे हैं, बुक्स में दिखाया, उससे लिए तो 30,000, बुक्स क्या कह रही है उससे कितने लेने हैं? 22, लिए 30,000, किताबों में 22 की एंट्री करके 8,000 रुपए गायब कर दिए बीच में से। कैश सेल, सेल की तो है कैश पर, दिखा दी गई क्रेडिट, बुक्स में डेटर रेज कर दिया गया, 6 महीने बाद बैड डेट दिखाकर खत्म कर दो। राइटिंग ऑफ ए गुड डेट एज बैड एंड इररिकवरेबल। डेटर है, सेल क्रेडिट ही की है,
डेटर है, डेटर पैसे दे भी रहा है, उसने मना ही नहीं किया, लेकिन उसको तो दिखा दिया बैड डेट और जो उससे पैसा आया अपनी जेब में डाल लिया। शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर लेजर अकाउंट, सेल की 10,000 की, बुक्स में दिखाई सेल 8,000 की, डेटर का अकाउंट दिखाया 8,000 का, डेटर से पैसे लिए 10,000, बुक में रिकॉर्ड किए 8,000, 2,000 जेब में। शॉर्ट डेबिटिंग कस्टमर लेजर अकाउंट एंड विड्रॉ द डिफरेंस ऑन कलेक्शन ऑफ फुल अमाउंट। अंडर कास्टिंग द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक में रिसीट आ रही हैं उनका टोटल आपने कम करा कि कैश ही कम रिसीव हुआ। ओवरकास्टिंग द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, पेमेंट्स ज्यादा कर दी टोटल में कि इतनी पेमेंट की गई है। दीज आर द वेरियस मीन्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तरीकों से कैश की रिसीट्स में चीटिंग की जा सकती है। देयर आर अदर वेज आल्सो। पर्सन कोई ना कोई तरीके निकाल लेते हैं फ्रॉड करने के। तो अब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, अब इन्वेस्टिगेशन की बात आ गई। ascertain the nature of duties of person who is suspected to have committed a fraud, जहां पर आपको डाउट है उस पर्सन की ड्यूटीज को असर्टेन कीजिए। एग्जामिन लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड, डेटर से क्रॉस कंफर्मेशन ली जा सकती है। कार्बन कॉपीज ऑफ द रिसीट्स, जिन पर डुप्लीकेट रिसीट लिखा हुआ है उनको स्क्रूटिनाइज करिए। एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ स्मॉल एंड नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ इनकम, जो छोटी छोटी रिसीट है ना उनमें हेराफेरी के, चीटिंग के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, तो उनको एग्जामिन करो। रिव्यू ऑफ रिकवरीज फ्रॉम द कस्टमर sundry parties along with the deductions on account of cash discounts. Examine that receipts are serial numbered, और हर एक रिसीट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई हो, और यदि कोई रिसीट कैंसल की गई हो इसकी ओरिजिनल कॉपी एग्जामिन करो, क्योंकि रिसीट कैंसल हुई है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास ही अवेलेबल होनी चाहिए। इंक्वायरीज शुड बी मेड फॉर अनरीजनेबल कैश डिस्काउंट, यदि डिस्काउंट जरूरत से ज्यादा दिया गया है देन उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करिए। तो यहां पर तो बेसिकली ये सारी वो एक्टिविटीज हैं कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं और ऑडिट के दौरान आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करते हैं, देन व्हाइल एक्सरसाइजिंग द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपकी नॉलेज में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आती है, जैसे यही हो गई कि डिस्काउंट करंट पीरियड में जो कैश डिस्काउंट दिए गए दे आर बियॉन्ड अ रीजनेबल लिमिट। पास्ट में जो ट्रेंड है कैश डिस्काउंट का दैट इज इन बिटवीन 5 to 8%, बट यदि करंट ईयर में कैश डिस्काउंट वो पहुंच गया है मोर देन 10%, मोर देन 15%, एक्सेप्शनली हाई है, इन दैट केस यू नीड टू इन्वेस्टिगेट व्हाट आर द रीजंस फॉर सच हाई कैश डिस्काउंट्स। सो एक तो ये टॉपिक हो गया हमारा the various ways through which the frauds can be committed, और दूसरा एस्पेक्ट इसके अंदर आ गया कैसे हम उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्वायरी, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, ये सब चीजें जो हमारे ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स होते हैं बेसिकली वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे, बट वो प्रोसीजर जो अप्लाई होंगे वो इन डेप्थ अप्लाई होंगे। देयर आफ्टर नंबर 2, कैश पेमेंट, ये आप सेल्फ करेंगे। जो रिसीट मैंने आपको कराई उसका जस्ट रिवर्स कैश पेमेंट कर लीजिए। मैं आपको करा रहा हूं अब सप्लायर लेजर। सप्लायर लेजर जिनसे हमारे पास सामान आता है, लेजर अकाउंट के अंदर कैसे गड़बड़ हो सकती है। फिक्शिशियस और डुप्लीकेट इनवॉइस, उनको बुक्स में दिखा दिया गया परचेज, और जब परचेज दिखा दिया गया तो आप बाद में उसकी पेमेंट करेंगे, और पेमेंट किसको करनी है, कोई सामान तो आया ही नहीं था।
एक ही बिल को आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, या फिर बिल ही डमी था, फिक्शिशियस था, तो बाद में जो पेमेंट होगी वो मिस एप्रोप्रिएट ही होंगी, एंड सब्सिक्वेंटली misappropriating the amount when payments are made to supplier in respect of these invoices. Suppressing the credit note issued by supplier. Let's say सामान खरीदा गया 5 लाख का, 5 लाख रुपीस का, बट अब इसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कि आपके सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सप्लायर कह रहा है क्वालिटी अच्छी है, फिर भी सप्लायर ने कहा ओके कोई बात नहीं, हमारे बहुत लॉन्ग पुराने रिलेशंस हैं, बड़े अच्छे रिलेशन है, बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इट्स ओके, मैं आपको 10% अमाउंट का क्रेडिट नोट दे देता हूं, आप मुझे 5 लाख के अगेंस्ट 450 की पेमेंट कर देना। बहुत अच्छी बात हो गई ये तो। अब क्रेडिट नोट आ गया, क्रेडिट नोट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया और कंपनी को कहा कि नहीं नहीं माल ठीक है, हमें गलतफहमी हो रही थी, माल तो पूरा ठीक है। कंपनी से 5 लाख रुपए का अमाउंट लिया और सप्लायर को 4.5 लाख की पेमेंट की। सप्लायर भी खुश है, कंपनी भी खुश है और आपके जेब में 50,000 आ गए, हम भी खुश हैं। लेकिन अब ये जो ट्रांजैक्शन है, वैसे तो आज की डेट में इस तरीके की ट्रांजैक्शन काफी हद तक अवॉइड हो गई है, क्योंकि पेमेंट सिस्टम सारा का सारा ऑनलाइन चेक बेस्ड होता है। बट यदि कैश बेसिस में ट्रांजैक्शन होती हैं तो इन ट्रांजैक्शंस में हेरा फेरी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। नंबर 3, सप्लायर ने किसी भी रीजन के कारण कोई अमाउंट क्लेम नहीं किया, अमाउंट इज अनक्लेम। 4 महीने से एक अमाउंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है, बेशक वो छोटा सा अमाउंट है, लेट से 15,000 रुपए की परचेज की, सप्लायर ने क्लेम नहीं किया, ओके, या तो इसको हमें मिसलेनियस इनकम बना लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया, हाँ सप्लायर क्लेम कर रहा है, लाओ 15,000 रुपए दो, सप्लायर को पे करना है। सब कंपनी के फंड में से 15,000 रुपए ले लिए और आगे सप्लायर को पेमेंट की नहीं। क्यों? सप्लायर ने क्लेम ही नहीं किया था, सप्लायर भूल गया। अब आप कहोगे क्यों भूल गया? मेंशन है क्लियरली, ड्यू टू एनी रीजन होता है कई बार ऐसा। Accepting the purchase invoices at the price which are considerably higher than their market price. 1 लाख रुपए की आइटम खरीदी, बिल ले लिया गया 1.5 लाख रुपए का, बुक्स में एंट्री कर दी 1.5 लाख की, सप्लायर को पेमेंट की 1 लाख रुपए की और 50,000 रुपीज आपकी जेब में। और इवन ऐसी ट्रांजैक्शंस में ऑनलाइन हेरा फेरी, ऑनलाइन यदि आप इस ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन भी करते हैं तब भी चीटिंग पॉसिबल है। कैसे? आपने सप्लायर के साथ एक अरेंजमेंट किया, देखो हमारे पास बहुत सारे सप्लायर हैं XYZ एंड A, मैं आपको कंपनी का ऑर्डर दे सकता हूं, बट आपको 50% इनवॉइस की बिलिंग ज्यादा दिखानी होगी, कंपनी की तरफ से आपको ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी और आप मुझे जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे करेंगे। दैट इज ए पर्सनल गेन, ब्राइबरी, रिश्वत। तो परचेज इनवॉइस हाई प्राइस पर एक्सेप्ट किया गया एंड एक्सेस अमाउंट पेड इन कैश फ्रॉम द सप्लायर। जो एक्सेस अमाउंट पे किया गया था वो उससे सप्लायर से कलेक्ट कर लिया गया। तो अब ये फ्रॉड हो गए सप्लायर लेजर्स के अंदर। ओके, अब सप्लायर लेजर्स के फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जा सकता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। हाउ टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड दैट आर बीइंग कमिटेड इन द सप्लायर्स लेजर। वेरीफाई द एडजस्टमेंट्स इन फिक्शिशियस or duplicate invoices as purchases in the account of supplier and subsequently misappropriating the amount when payments are made to supplier in respect of these invoices. So आपको इन एडजस्टमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए जहां पर भी डुप्लीकेट इनवॉइस आए हो। क्रेडिट नोट आए, देन सप्लायर से क्रॉस चेक करिए क्रेडिट नोट कितने अमाउंट का दिया गया था। Check whether the credit note issued by the suppliers are being suppressed
एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट जो उन्होंने क्लेम नहीं किया था, क्या वो सब्सिक्वेंटली विड्रॉ हुआ है? चेक whether any amount unclaimed by supplier for one reason or another is being withdrawn by showing them the same have been paid to supplier. अब देखो सिर्फ हो क्या रहा है, ऊपर आप कह रहे हैं ये तरीके हैं फ्रॉड करने के, ओके। अब आप कह रहे हो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो जैसे हम ऑडिट में वर्ड यूज नहीं करते वाउचिंग वेरिफिकेशन के अंदर, इंक्वायर, इवेलुएट, एनालाइज, डिटरमिन, असर्टेन, चेक, वही चीजें हमने यहां करनी है। और करना क्या है, आपने ऊपर वाले पॉइंट्स को याद कर लिया, तो नीचे वाले पॉइंट्स में आपको एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको यही वर्ड यूज करने हैं। एग्जामिन ऐसा हुआ क्या, चेक वैसे ऐसे हुआ क्या, इंटरनल कंट्रोल इवेलुएट कर लीजिए। वेरीफाई, क्या परचेज इनवॉइसेस आर एक्सेप्ट एट प्राइस कंसिडरेबली हायर देन द मार्केट प्राइसेस। वेरीफाई द बोथ जर्नल with reference to entries in goods inward book. Goods inward means माल आया है तो परचेज जर्नल से आप उसको चेक करिए। सप्लायर इनवॉइस क्रॉस चेक करिए टू कंफर्म जो अमाउंट क्रेडिट किए गए हैं टू द अकाउंट ऑफ सप्लायर वो उन्हीं गुड्स के हैं जो एक्चुअल में गुड्स इनवर्ड बुक के अंदर दिखाए गए हैं, दैट गुड्स आर एक्चुअली बीन रिसीव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिफिकेशन का। Request all the supplier to furnish statement of their accounts to check whether or not any balance is outstanding or due to ensure कि जो अलाउंस उन्होंने हमें दिए हैं, जो रिबेट उन्होंने हमें दिए हैं, जो क्रेडिट नोट उन्होंने हमें दिए हैं, उन्हीं अमाउंट के साथ हमारे एम्प्लॉइज ने कंपनी के रिकॉर्ड्स में एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर रखी है। सो ये हमारे सप्लायर लेजर की वेरिफिकेशन हो गई। अब इसी तरह से जैसे सप्लायर लेजर है उसमें रिवर्स में क्या आ जाएगा, कस्टमर लेजर। ये मैं आपको फिर सेल्फ दे रहा हूं, कस्टमर लेजर। नाउ अब लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर आ जाता है वो है इन्वेंट्री का, स्टॉक। वहां पर कैसे हेराफेरी हो सकती है? Simple removal of goods from the premises, that is petty theft, छोटी छोटी चोरियां। Theft of goods may be concealed, चोरी कर ली और बाद में दिखा दिया गया ये गुड्स डैमेज्ड हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, कुछ भी करके बुक्स में से राइट ऑफ भी कर दिया गया। Stock records may be manipulated by the employees who have committed theft, ताकि जो बुक्स के अंदर क्वांटिटी दिख रही है वो क्वांटिटी मैच कर रही है विद द फिजिकल क्वांटिटी लाइंग इन द स्टॉक, टैली विद द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक इन हैंड। तो फिजिकल क्वांटिटी और जो बुक्स के अंदर क्वांटिटी है वो आपस में मैच कर रही है। तो ये कुछ तरीके हैं स्टॉक के अंदर हेराफेरी करने के, चीटिंग करने के। फिर इसी तरह से इसमें वेरिफिकेशन के पॉइंट आ जाएंगे। फिजिकली चेक द क्वांटिटीज इन द स्टॉक एंड दोज शोन बाय द स्टॉक बुक। क्रॉस चेकिंग ऑफ गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर विद द परचेजेस एंड सेल्स एंड यूज ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस वेयर एवर रिक्वायर्ड। सो ये कुछ फ्रॉड करने के तरीके हैं और फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके। फ्रॉड का टॉपिक कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको ध्यान देना है। इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। जनरल टॉपिक है, इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है, तो इनके की पॉइंट्स को आपको लर्न करना है। तो इसके साथ हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ और अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है फोरेंसिक ऑडिट का, और वो मैं नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड करूंगा और फोरेंसिक ऑडिट के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।